हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज 14 नवंबर 2024 है। रात के बज रहे 8 और इस समय मैं खड़ा हूँ आईएसबीटी कश्मीरी गेट में। मेरी आज की एक नई यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है और आज यहाँ से यात्रा शुरू होगी जो उत्तराखंड में जाके समाप्त होगी। तो बने रहिएगा वीडियो में, आपको ले चलते आगे की यात्रा पे। कल 15 नवंबर 2024 है और कल गुरु पूर्णिमा का भी उत्सव है। इस वजह से काफ़ी सारे श्रद्धालु दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए। और आप देख रहे होंगे कि कश्मीरी गेट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि दिल्ली में दिवाली के बाद से ही प्रदूषण का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। AQI जो है 400 पार कर चुका है और दिल्ली सरकार ने एक ठोस कदम उठाते हुए दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया है। इस वजह से बाहरी राज्यों से जितनी भी डीजल बसें होती है वो सारी बैन हो रही है। दिल्ली में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन बंद है और बसें ना होने की वजह से आप देख सकते हैं कि कश्मीरी गेट में कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि कश्मीरी गेट में अब जितनी भी रेड बस चलती थी बाहर से वो सारी आईएसबीटी के अंदर से चल रही है। तो उन बसों का जितना भी यहाँ पे भीड़ होती थी, जितने भी उनके पैसेंजर होते थे, वो कश्मीरी गेट के अंदर आ रहे हैं आईएसबीटी के अंदर। और आईएसबीटी जो है पूरा पैक हो रखा है, बसें नहीं हैं और पब्लिक ज़्यादा है। तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमें भी यहाँ 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद अपनी बस मिल ही गई और अभी हमने लिया यहाँ से ऋषिकेश की बस। रात के बज रहे हैं 11:30। हम लोग पहुँच रहे हैं गाज़ियाबाद में। और गाज़ियाबाद में देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि बसों की कमी की वजह से यहाँ पे भी काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। और पीछे से जितनी बसें आ रही है वो सारी फुल होके आ रही है, तो यहाँ से कोई चांस ही नहीं है कि लोगों को सीटें मिल जाए। काफ़ी सारे लोग हमारे बस में खड़े होके भी जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है और बसों की कमी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 334 पे। ये हरिद्वार से शुरू होकर बुलंदशहर में जाके ख़त्म होता है और राज्य परिवहन की जितनी भी बसें होती है वो इसी हाईवे से होते हुए जाती है। इक्का दुक्का बस छोड़ दिया जाए जो मेरठ एक्सप्रेस से होते हुए जाती है, अदरवाइज़ सारी बसें इस नॉर्मल हाईवे से ही होते हुए जाती है। और किराए की बात कर लेते हैं तो दिल्ली से हरिद्वार तक का किराया जो है 365 रुपये किराया है और ऋषिकेश तक का 420 रुपये किराया है दिल्ली से। आपको हमारी स्क्रीन पे कई सारे ढाबे दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे कई सारी बसेस भी खड़ी है। जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ कि कल गुरु पूर्णिमा का उत्सव है और काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है हरिद्वार जा रहे हैं। ये जितनी बसें दिख रही है सारी बसें हरिद्वार जा रही है। लोग पता नहीं कितनी दूर दूर से हरिद्वार में दर्शन के लिए जा रहे हैं। ढाई घंटे के सफ़र के बाद हमारी बस अब यहाँ खतौली में वीर जीदा ढाबा में रुक गई है। रात के 2 बज रहे हैं और थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लेने भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे चाय पी जाएगी, क्योंकि ठंड भी काफ़ी हो रही है इधर रास्ते में। हम दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली में इतनी अभी ठंड हुई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो जल्दी से ठंड स्टार्ट होती नहीं है। लेकिन रास्ते में हम लोगों को यहाँ पर जैकेट पहननी पड़ेगी, क्योंकि आधे घंटे के ब्रेक के बाद हमारी बस निकल गई अपने आगे के सफ़र पे। और यहाँ से अब जो हरिद्वार की दूरी रह गई है वो 120 किलोमीटर की दूरी रह गई है। दिल्ली से लगभग खतौली आना भी 120 किलोमीटर की दूरी पर ही है और यहाँ से हरिद्वार भी 120 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। रात का समय हो रहा है, रोडें खाली है, तो हमारी बस काफ़ी स्पीड से चल रही है और लगता है कि 5 बजे तक हमें ये बस छोड़ ही देगी। तो चलिए वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे ऋषिकेश में और सुबह के 6 बज रहे हैं। आइए चलिए, सुबह के 6 बज रहे हैं और देखिए अंधेरा हो रहा है चारों तरफ। टेम्परेचर अभी 15 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, हमने मोबाइल पे चेक किया है।
और रात हम कश्मीरी गेट से 11 बजे चले थे। वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार है आज। हरिद्वार जाने के लिए बहुत भीड़ हो रही थी। मतलब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कितनी भीड़ थी वहाँ पे, आप देखेंगे। और यहाँ देखिए ऋषिकेश में तो पूरा खाली पड़ा, सन्नाटा और यहाँ पे तो मतलब सारी सवारी वहीं जाने के लिए थी। और भाई वीर भाई कैसा लग रहा है आपको? बस भाई मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ बद्रीनाथ। आज से 4 से 5 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद मैं गया था अपनी वाइफ के साथ। उसके काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ। अब देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है इतने सालों में। तो आपका आज का सफ़र कैसा रहा दिल्ली से यहाँ तक का? दिल्ली से यहाँ तक का तो पूछो मत। बहुत कश्मीर गेट पे हमने बहुत ज़्यादा इधर उधर चढ़ के कैसे करके सीट ली हमने, बता नहीं सकते। तो बहुत ही खतरनाक रहा, बट यहाँ पे आके सुकून है थोड़ा। यहाँ हमें बस मिल गई है। यहाँ पे तो मच्छर भी नहीं देख रहा है। मच्छर भी नहीं देख रहा, बताओ। आज कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार है इसलिए लोग घूम रहे हैं, इसलिए बाहर ज़्यादा इसलिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। बस पकड़ ली हमने, पीछे हमारे बस खड़ी है सामने ये वाली। और सुबह के 7 बज गए हैं और हम निकल रहे हैं ऋषिकेश से। और आप लोग जान ही चुके होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 300 किलोमीटर है और इसका जो हमें किराया पड़ा है वो है 620 रुपये पर पैसेंजर। इस सफ़र में जो समय लगने वाला है वो 10 घंटे का समय लगेगा। बाकी असलियत में कितना समय लगता है वो तो बद्रीनाथ पहुँचकर ही पता चलेगा हमें। चार धाम यात्रा अब अपने आखिरी चरण में है। जैसे कि आपको पता ही होगा, बाकी जो तीनों धाम है उनके कपाट बंद हो चुके हैं और भगवान बद्रीनाथ के कपाट जो है सबसे आखिरी में बंद होते हैं। तो भगवान बद्रीनाथ के कपाट जो है 17 नवंबर को शाम को बंद हो जाएंगे। उससे पहले हमने सोचा एक बार भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर लिए जाए। अब हम पहुंच रहे हैं शिवपुरी और मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे बंजी जंपिंग के पॉइंट। ये इंडिया की हाईएस्ट बंजी जंपिंग है और इसकी जो हाइट है वो है 117 मीटर। यहाँ पे काफ़ी देश के दूर दराज इलाकों से लोग बंजी जंपिंग का लुत्फ़ उठाने आते हैं। बाहर चटक धूप भी खिल चुकी है और पहाड़ों में ऐसी धूप, वो भी सर्दियों के मौसम में देख के तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ये चल रही है हमारे आगे जोशीमठ ओली बस। ये सुबह 5:30 बजे ऋषिकेश से निकली है और ये बस भी हमारे साथ साथ पूरा जोशीमठ तक चलेगी। हमारी बस ने इसे यहाँ पर ओवरटेक कर लिया है। अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 7 पर। ये पंजाब के फाजिल्का से शुरू होकर उत्तराखंड के माड़ा में जाके ये नेशनल हाईवे समाप्त होता है और इसकी जो लंबाई है वो है 845 किलोमीटर। बाकी अगर आप बद्रीनाथ जाने की अगर आप बात करें तो बद्रीनाथ आप बाय रोड ही आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से आपको ऋषिकेश तक ही आना पड़ेगा। और बद्रीनाथ जाने के लिए आपको बसें हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह से मिल सकती है, कोई समस्या नहीं है बसों की यहाँ पे। समय हो गया है 8:30 और इस सफ़र का ये पहला ब्रेक है। बाकी इस जगह की बात करें तो यहाँ का नाम है 3 धारा। इस रोड पर चलने वाली ज़्यादातर बसें यहाँ पर रुकती है और ये एक मेजर होल्ड पॉइंट भी है इस रोड का। यहाँ पे नाश्ते से लेकर लंच और डिनर तक की सुविधा है और साथ ही साथ छोटे मोटे होटल्स भी है जो यहाँ पर रुकने का एक अच्छा ऑप्शंस भी है। अगर आप कभी इस रास्ते से जा रहे हैं और आप अगर रुकना चाहते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। बाकी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर देवप्रयाग है जहाँ से आप संगम का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। 20 मिनट के ब्रेक के बाद हमारी बस निकल गई अपने आगे के सफ़र पे और अब बज रहे हैं 9 और हम पहुँच रहे हैं संगम नगरी देवप्रयाग।
देवप्रयाग से यहाँ से 3 रोडें निकलती है। आप मेरी स्क्रीन पे सामने देख रहे होंगे, ये रोड खाटी चंबा होते हुए नई टिहरी जाती है, और एक रोड यहाँ से बद्रीनाथ के लिए जाती है, और तीसरी रोड यहाँ से जाती है पीछे से पौड़ी के लिए। यहाँ पे ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट के तहत ये पुल नया बनाया गया है। 3 साल पहले ही इस पुल का निर्माण कार्य हुआ था यहाँ पे। और आप नीचे देख रहे होंगे, हमारे नीचे ये बह रही है भागीरथी नदी, जो गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। अब हम पहुँच रहे हैं कीर्तिनगर। कीर्तिनगर तक जो रोड है वो अलकनंदा नदी के बाईं तरफ चलती है, और कीर्तिनगर के बाद रोड जो है अलकनंदा नदी के दाईं तरफ आ जाती है। यहाँ पे आप सामने स्क्रीन पे मेरे देख रहे होंगे, ये आपको यहाँ से श्रीनगर शहर की यहाँ से सीमा शुरू हो चुकी है, और यहाँ से श्रीनगर स्टार्ट हो गया है। और ये है सामने कीर्तिनगर शहर, जो सामने पहाड़ पे पूरा काफ़ी बड़ा शहर बसा हुआ है, और यहाँ बगल में बहती हुई अलकनंदा नदी। कीर्तिनगर शहर भी काफ़ी बड़ा है। श्रीनगर में डैम बनने के कारण अलकनंदा नदी काफ़ी सारी धाराओं में यहाँ पे बहती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे काफ़ी सारी धाराओं में अलकनंदा नदी बहती हुए, जो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है। मानसून के टाइम पे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता होगा। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर। सामने आप श्रीनगर ISBT देख रहे होंगे, और दिल्ली से यहाँ हर दिन रात को 2 बसें यहाँ से चलती है दिल्ली से श्रीनगर के लिए। आप उन बसों में बैठ के श्रीनगर तक आ सकते हैं। यह है श्रीनगर का मेन बाज़ार। और आपको बता दूं, श्रीनगर जो है इसका कुछ हिस्सा पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, और कुछ हिस्सा इसका टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। मैं अभी तक जितना भी उत्तराखंड में जहाँ घुमा हूँ पहाड़ों में, मैंने श्रीनगर से बड़ा शहर कहीं भी नहीं देखा। आप लगा लीजिए, अगर यहाँ पे आप आते हैं तो आपको पूरा श्रीनगर क्रॉस करने में आधे घंटे का समय तो आराम से ही लग जाएगा। 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में ये पूरा शहर बसा हुआ है, और ये बेहद ही खूबसूरत शहर है। श्रीनगर से थोड़ा ही आगे निकलने के बाद ये आता है इस रोड का पहला डेंजरस पॉइंट। पिछली बरसात में यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद से ये रोड सिंगल लेन ही बना हुआ है, और NHAI लगा हुआ है इस रोड को डबल लेन बनाने में। देखते हैं आने वाले समय में इस रोड को जल्द से जल्द कितनी जल्दी इसे डबल लेन किया जाता है। अब हम पहुँच रहे हैं धारी देवी। धारी देवी श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक मंदिर है। मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी आधा भाग स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला आधा हिस्सा कालीमठ में स्थित है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि धारी देवी 4 धाम के रक्षक हैं, और भारत के 108 शक्ति स्थलों में से इनका बात है साल 2013 की, जब अलकनंदा नदी पर अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, तो यहाँ से धारी देवी के मंदिर को हटा दिया गया, और लगभग 611 मीटर की ऊंचाई पर एक कंक्रीट के पत्थर पर इस मंदिर को स्थानांतरित कर दिया गया। संयोगवश मूर्ति के हटाने कुछ ही घंटे बाद केदारनाथ में एक विनाशकारी बाढ़ आ गई, जिसमें 6000 लोगों की जान चलेगी और 20,000 से अधिक लोग लापता हो गए। ये सब तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर एक निर्माणाधीन पुल गिरा हुआ है, और आप देख ही सकते हैं इस पुल की हालत। शुक्र है कि ये पुल निर्माणाधीन बनने से पहले ही गिर गया, अदरवाइज़ अगर ये बनने के बाद गिरता तो यहाँ जान माल की कितनी हानि हो सकती थी, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। ये सामने आ गई है श्री केदारनाथ धाम की रोड, और यहाँ से जो गौरीकुंड की दूरी है वो है 80 किलोमीटर की। गौरीकुंड जहाँ से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा शुरू होती है, यहाँ से अलकनंदा नदी क्रॉस करके आप अलकनंदा के बाईं तरफ चले जाते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर 2024 को बंद कर दिए गए थे, और अब ये यात्रा अगले साल 2025 में दोबारा शुरू होगी।
अब हम पहुंच रहे हैं रुद्रप्रयाग। ये पंच प्रयाग में से भी एक प्रयाग है और यहाँ पे मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। साल 2013 की बाढ़ में भी रुद्रप्रयाग शहर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। यहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए दोनों रोड अलग अलग निकल जाती है और बद्रीनाथ का सफ़र यहाँ पे आके आधा हो जाता है। रुद्रप्रयाग की दूरी जो है ऋषिकेश से वो 140 किलोमीटर है। तो अभी जो समय हो गया है 11:30 बज चुके हैं और हम पहुँच गए रुद्रप्रयाग। श्रीनगर के बाद जो सबसे बड़ा बाज़ार आता है वो रुद्रप्रयाग का बाज़ार ही आता है। यहाँ पे चल रहा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम और यहाँ पर भी एक टनल बनाई जा रही है। आप सामने स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर टनल का काम काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है और साथ ही साथ इसको यहाँ पे ब्रिज से जोड़ के इस तरफ ले लाया जाएगा ट्रेन को। अब हम पहुँच रहे हैं घोलटीर। घोलटीर रुद्रप्रयाग और गौचर के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा और सुंदर सा कस्बा है। यहाँ पर श्री गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब भी है जो सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। हेमकुंड जाने वाले कई सारे श्रद्धालु इस गुरुद्वारे में भी अपना मत्था टेकते हैं। ये है इस रोड का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पॉइंट। यहाँ पर सिंगल लेन रोड है और हाल फिलहाल में यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है और अभी तक रोड को बनाने का कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। एक तरफ टूटता पहाड़ है और दूसरी तरफ यहाँ पे गहरी खाई है। ऐसी जगहों पे आपको अच्छी ड्राइविंग के साथ साथ एक अच्छी स्किल भी होनी चाहिए ताकि आप जज कर सके कि कितनी दूरी है, क्योंकि आप रोड देख ही सकते हैं रोड पूरी कच्ची है, कब कहाँ से कौन सी मिट्टी धंस जाए कोई पता नहीं है और आपकी एक गलती से ये कई लोगों पे भारी भी पड़ सकती है। लेकिन हमेशा आप अपनी सावधानियाँ ज़रूर बरतें, अपनी ड्राइविंग स्किल्स पर हमेशा भरोसा रखें। दोस्तों एक पल के लिए तो मैं भी यहाँ डर गया था क्योंकि मैं जिस साइड बैठा हूँ उसी साइड खाई है और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से कितनी गहराई पे खाई जा रही है। कम से कम 500 मीटर गहराई पे है और बस का पहिया देख सकते हैं बिल्कुल किनारे पे आ रखा है। तो वाकई में बहुत डर लग रहा था यहाँ पे। एक टाइम को तो मैंने सोचा था कि बस से उतर जाऊँ और उतर के पैदल पैदल अपना आगे निकल जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं बैठा रहा क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस तरह का ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। और इस छोटे से 200 मीटर के सेक्शन को क्रॉस करने में पूरा 20 मिनट का समय लग गया है, जो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब तक तो हमने गौचर पहुंच जाना था लेकिन हम अभी तक यहीं फंसे हुए हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही आपके सफ़र को काफ़ी बड़ा बना देती है। समय हो चुका है 12:30 और हम पहुंच रहे हैं गौचर। यहाँ पे रुद्रप्रयाग ज़िले की सीमाएं समाप्त हो जाती है और चमोली ज़िले की सीमाएं यहाँ पे शुरू हो जाती है। गौचर भी चमोली ज़िले का एक बड़ा शहर है और आजकल यहाँ पे सांस्कृतिक मेला लगा हुआ है। इस मेले की शुरुआत 14 नवंबर 2024 को श्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा की गई थी और ये मेला एक हफ्ते 20 नवंबर 2024 तक चलेगा। ये मेला यहाँ पे हर साल सर्दियों के महीने में लगता है और आप बाज़ार को देख ही होंगे, बाज़ार को पूरा सजा रखा है। यहाँ पे दिवाली से लेकर अभी तक पूरा बाज़ार सजा हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं गौचर के बारे में। गौचर भी अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है और यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ यहाँ पे एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भी है और साथ साथ आपको पता भी होगा गौचर में हवाई अड्डा भी है। इंडियन आर्मी की भर्ती से जुड़े हुए फ़िज़िकल टेस्ट यहाँ पे कई बार किए जाते हैं, जिसके लिए ये शहर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब गौचर से लेकर कर्णप्रयाग तक का जो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसे हमें अलकनंदा नदी के किनारे किनारे चलते हुए जाना है।
12:50 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। ये पंच प्रयाग में से तीसरा प्रयाग पड़ता है। यहाँ पे पिंडार नदी का संगम अलकनंदा नदी के साथ होता है और समुद्र तल से कर्णप्रयाग की ऊंचाई 860 मीटर है। और बात करी जाए अगर इतिहास की, तो माना जाता है कि यहाँ पे महाभारत के योद्धा कर्ण ने भगवान सूर्य की यहाँ पे पूजा की थी। और कई सारे अलग अलग ग्रंथों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ने कर्ण की जो है यहाँ पे अंतिम संस्कार किया था, उस वजह से जगह का नाम कर्णप्रयाग पड़ा गया। लेकिन अभी जो वास्तव में मुझे दिख रहा है, इस जगह का नाम पुल प्रयाग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आएंगे तो देखेंगे यहाँ काफ़ी 4 से 5 पुल बने हुए नदियों के ऊपर। अब हमने यहाँ से नंदप्रयाग भी क्रॉस कर लिया है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। चमोली की जो दूरी है यहाँ से वो मात्र 13 किलोमीटर है। और नंदाकिनी से हम थोड़ी से आगे निकले थे तो यहाँ पे आ गया लैंडस्लाइड एरिया। इस रोड पे हमें ये तीसरा लैंडस्लाइड एरिया मिला है और ये यहाँ का तीसरा डेंजरस जोन भी है। आप देख सकते हैं रोड सिंगल रोड है। एक तरफ पूरा पहाड़ खिसकता जा रहा है और दूसरी तरफ देख सकते हैं मिट्टी से इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे पूरी दीवार सी बन गई है। रोड में कीचड़ भी काफ़ी है, जिस वजह से यहाँ पे फिसलन की भी काफ़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर इस हाईवे का 300 मीटर का हिस्सा पूरा कच्चा है और नेशनल हाईवे होने के नाते ये सही नहीं है, क्योंकि यही रास्ते हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जोड़ते हैं। इन रास्तों की कंडीशन हमेशा अच्छी होनी चाहिए ताकि सीमाओं तक कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहे। यहाँ पर मैं उत्तराखंड पुलिस का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये भी लगे पड़े हैं ट्रैफिक को पूरे तरीके से क्लियर करने में, ताकि यहाँ पर जाम जैसी स्थिति ना बन जाए। और वो दूर सामने पहाड़ी पे दिखाई देने लग गया है गोपेश्वर। दो बजे हम लोग पहुंच गए चमोली। नीचे जो आप ये रोड देख रहे हैं ये गोपेश्वर जाती है। देखने को तो गोपेश्वर बिल्कुल सामने पहाड़ पे है, लेकिन यहाँ से उसकी दूरी 10 किलोमीटर की है। इसके बाद हमारी बस रुक गई अपने लंच ब्रेक के लिए। इस रेस्टोरेंट का नाम है होटल रिवर व्यू और ये चमोली बाज़ार से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने यहाँ पे वेज थाली ली जिसका रेट था 150 रुपये। और खाने की बात की जाए तो खाना बहुत ही बेकार था। खाने में हमें 4 रोटी मिली थी और चावल, उसके साथ साथ सब्जी और दाल, जो बेहद ही खाने की क्वालिटी बेहद ही ख़राब थी। बाकी यहाँ पे जो है नज़ारा काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आधे घंटे के ब्रेक के बाद हम निकल गए अपने आगे के सफ़र पे। और अभी यहाँ से जो बद्रीनाथ की दूरी है वो 90 किलोमीटर की रह गई है। इसमें लगभग अभी 3 से 3.5 घंटे का समय लगने वाला है। तो अगर देखा जाए तो अभी तक हमारी बस सिर्फ 2 ही ब्रेक लिए इसने, जिसमें पहला ब्रेक जो हुआ था हमारा 3 धारा पे हुआ था और 3 धारा के बाद जो दूसरा ब्रेक हुआ है वो यहाँ चमोली में हुआ है।
के बाद मैं आकर आगे फ्रंट सीट पर बैठ गया और आगे का जो शीशा है वो थोड़ा गंदा है, जिस वजह से आपको वीडियो में क्लियरिटी नहीं दिखेगी। थोड़ी बहुत यहाँ पे मिट्टी के दाग दिखेंगे क्योंकि आगे का शीशा गंदा है। और चमोली से आगे निकलने के बाद हमें रास्ते में मिली ये सुरंग। इस सुरंग की जो टोटल लंबाई होगी वो 100 से 150 मीटर के बीच है और देख सकते हैं आप सुरंग की हालत बहुत ही ख़राब है। ऊपर से पूरा मलबा गिर रहा है और यहाँ पे इसके सरिये भी बाहर आ चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे PWD से कि इस सुरंग को जल्द से जल्द रिपेयर करा जाए ताकि भविष्य में इसमें ऐसा कोई बड़ा हादसा ना हो। हमारे बस के उस्ताद भी लगे हुए हैं बस को काफ़ी स्पीड से चलाने में ताकि अंधेरा होने से पहले हम लोग पहुंच जाए बद्रीनाथ। पहाड़ों में ड्राइविंग करते समय जल्दी से किसी भी वाहन को ओवरटेक ना करें क्योंकि इस तरह की गलतियां हमें काफ़ी भारी पड़ सकती है। यहाँ सामने पहाड़ काट कर रोड बनाई गई है और इस तरह के कई सारे स्ट्रेच आपको इस रोड पे देखने को मिलेंगे। और अब हम पहुंच रहे हैं जोशीमठ। शाम के 5 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ। ऋषिकेश से यहाँ तक आने में पूरे 10 घंटे का समय लग गया है हमें। जोशीमठ जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1875 मीटर है। आदि शंकराचार्य ने जो 4 प्रमुख पीठ की स्थापना की थी, जोशीमठ उनमें से एक है। और जोशीमठ के बारे में आपने खबर तो सुनी ही होगी। बात है साल 2021 की, जब जोशीमठ में कई सारे मकानों में एक साथ दरारें आ गई और बताया जाता है कि जो जोशीमठ का पहाड़ है वो धीरे धीरे नीचे खिसकता जा रहा है। इस आपदा की वजह से कई सारे लोगों डर में अभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यहाँ पे कई सारे होटल्स भी अब बंद हो चुके हैं। लेकिन वर्तमान में जो हालत यहाँ देखे जा रहे हैं उससे जोशीमठ अभी काफ़ी ठीक लग रहा है और मैं आशा करूँगा कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। अभी आप सामने स्क्रीन पर दूर एक रोड दिखाई दे रहे होंगे, ये बद्रीनाथ की ही रोड है और अभी हमें यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर उतराई उतरनी है। जोशीमठ जो बसा हुआ है 1800 मीटर की ऊंचाई पर और ये जो नीचे सामने रोड दिख रहे हैं ये 1300 मीटर की ऊंचाई पर है। तो मतलब लगभग हमें ये 10 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमें पूरा 500 मीटर उतरना है। ये है विष्णुप्रयाग जो आखिरी पंचप्रयाग है। यहाँ पे अलकनंदा नदी का संगम धौलीगंगा नदी से होता है। और साल 2021 में आपने एक और न्यूज़ सुनी होगी कि धौलीगंगा में बाढ़ आ गई थी। बात फरवरी 2021 की है जब धौलीगंगा का ग्लेशियर टूट गया था नंदा देवी पर्वत पे और पूरे उत्तराखंड में यहाँ पे फ्लड आ गई थी। इसके रास्ते में जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आए थे वो सब तबाह हो गए थे और इस इंसिडेंट में 83 लोगों की जान चली गई थी।
शाम होने लग गई है और सूरज भी ढलने लग गया है और अब हमारी रोड यहाँ पे बिल्कुल नदी के किनारे किनारे चल रही है। यहाँ पे आप अलकनंदा का पानी देख सकते हैं कितना कम है, क्योंकि आगे जितने भी पंचप्रयाग है वहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ उनसे मिलती है और अलकनंदा एक बड़ी नदी बन जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा पुल बना हुआ है और ये सिंगल लेन पुल है। इसके बराबर में एक नया पुल बनाया जा रहा है और यहाँ पे रोड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। रोड को सही करने का काम भी चल रहा है, लेकिन बरसात के मौसम में जब यहाँ बारिश खूब ज़्यादा होती होगी तो उस समय तो यहाँ पे आना जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता होगा और जाम की जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती होगी यहाँ पे। यहाँ पर एक और ढांग का एरिया आ गया है और यहाँ पर भी देख सकते हैं पहाड़ को कितना लंबा काट कर यहाँ पे पूरी रोड बनाई गई है। ये है विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और इस नदी पर यहाँ पर आपको कई सारे छोटे बड़े ऐसे इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। अब हम पहुंच रहे हैं हनुमान चट्टी और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तैयारियां यहाँ हनुमान चट्टी पे भी चल रही है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम की जो डोली होती है वो हनुमान चट्टी में भी कुछ देर के लिए रुकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं बद्रीनाथ आने के रास्ते के ऊपर। बद्रीनाथ आने का एक ही रास्ता है, वो है बाय रोड। आप दिल्ली से रात की बस लेके ऋषिकेश तक पहुंचकर वहां से ऋषिकेश से आप बद्रीनाथ की बस भी ले सकते हैं, और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन में हमारे ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन है और साथ ही साथ हरिद्वार में भी रेलवे स्टेशन है। वहाँ से आप उतर के रेलवे स्टेशन से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ इसके कपाट जो है साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलते हैं और बद्रीनाथ भारत के 4 धामों में से उत्तराखंड के 4 धामों में से भी एक है, जहाँ पे भगवान बद्रीनाथ की यहाँ पे मंदिर है। और बद्रीनाथ आने का जो बेस्ट टाइम है वो है अक्टूबर से नवंबर तक का है, या फिर अप्रैल से मई का। बीच के जो 3 महीने होते हैं मानसून के, उस समय बिल्कुल अवॉइड करें यहाँ पे आना, क्योंकि नदियाँ उफान पर होती है और कई तरह के हादसे इस समय यहाँ पे देखने को भी मिलते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ पे थोड़ा भीड़ कम हो जाती है, जिस वजह से मंदिर में आप आराम से दर्शन भी कर सकते हैं। नहीं तो बाकी के जो 4 महीने होते हैं उसमें यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है और मंदिर के दर्शन आराम से नहीं हो पाते हैं। और हर साल यहाँ पे बढ़ती तादाद की वजह से बद्रीनाथ मंदिर में यहाँ पे होटलों की तादाद भी काफ़ी बढ़ गई है, जिस वजह से इस एरिया का विकास भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और बात करी जाए अगर रोड की कंडीशंस की, तो रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। कहीं कहीं पे कुछ जगह पे रोड थोड़ी सी ख़राब है, कहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे कच्ची रोड भी है, लेकिन ओवरऑल जो रोड की बात करी जाए तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रही है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत रोडों को काफ़ी अच्छा बना दिया गया है और ऋषिकेश से आप जो बद्रीनाथ की दूरी है अब काफ़ी स्पीड से आप कवर कर सकते हैं। और बात करी जाए अगर यहाँ तक पहुँचने की, तो लगभग यहाँ पे बद्रीनाथ ऋषिकेश से बद्रीनाथ आने में अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो 10 से 11 घंटे का समय लग सकता है, और अगर आप बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, तो आपको कम से कम 12 घंटे तो चाहिए ही चाहिए।
तो फाइनली 11.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच गए बद्रीनाथ। समय हो चुका है 6:30 बज गए शाम के, और बद्रीनाथ हम पहुंच गए हैं। आजकल यहाँ पे चेकिंग नहीं हो रही है क्योंकि कपाट बंद होने का टाइम है ये, और यहाँ पे चेकिंग अब बंद कर दी गई है। अदरवाइज़ आप कभी भी आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी, और यहाँ पे उसके लोगों की यहाँ पे कैलकुलेशन भी करी जाती है कि कितने टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं। हमने तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, बट हमें यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं आई। यह है बद्रीनाथ बस स्टैंड। यहाँ से आपको हरिद्वार देहरादून की बसें मिल जाएंगी, और ये सारी बसें सुबह ही चलती है। इसके बराबर यहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी लेके भी आती है तो यहाँ से पेट्रोल डलवा सकते हैं।